नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल अधिकतर आरोपी ढेर हो चुके हैं, लेकिन इस हत्याकांड की अहम कड़ी और 50,000 रुपए के इनामी आरोपी शाइस्ता अब तक पुलिस के चंगुल से बाहर है। शाइस्ता न केवल उमेश पाल हत्याकांड की राजदार रही है, बल्कि वो अतीक के काले साम्राज्य की कस्टोडियन भी रही है। ऐसे में हमारे आज के सातों सवाल शाइस्ता और अतीक के गुनाहों से लेकर कत्ल के इर्द गिर्द ही घूमेंगे। हमारा पहला सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, अब तक क्यों नहीं हो पाई उमेश पाल हत्याकांड की आरोपी शाइस्ता की गिरफ्तारी। सवाल यह है कि शाइस्ता छिपी कहां है, कि यूपी पुलिस उसे तलाशी नहीं पा रही। पति, बेटे और देवर को खोने के बाद भी शाइस्ता अब तक सामने नहीं आई है, लिहाजा उसकी तलाश तेज हो गई है। उमेश पाल हत्याकांड के अहम किरदार, अतीक के काले साम्राज्य की राजदार, 50,000 रुपए की इनामी गुनहगार, पुलिस की गिरफ्त से चल रही फरार। ये है अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, जिसकी तलाश में यूपी पुलिस की अलग अलग टीमों ने दिन रात एक कर दिया है। लेकिन शाइस्ता को लेकर पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली है। जेल में बंद रहे अतीक के साम्राज्य को बाहर रहकर संभालने वाली शाइस्ता परवीन उमेश पाल हत्याकांड की अहम कड़ी है। पुलिस की जांच के मुताबिक उमेश पाल के शूटर्स शाइस्ता के संपर्क में थे, लिहाजा इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए यूपी पुलिस शाइस्ता की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता की तलाश यूपी, दिल्ली और महाराष्ट्र के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी की जा रही है। आशंका ये जताई जा रही थी कि शाइस्ता पश्चिम बंगाल में हो सकती है, एनसीआर में हो सकती है, यहां तक कि कौशांबी में हो सकती है। लेकिन आज ये भी खबर आई कि शाइस्ता कहीं और नहीं, प्रयागराज के मरियाडी गांव में भी हो सकती है, जो कि अशरफ का ससुराल है। आज पुलिस की एक टीम वहां तलाशी लेने पहुंची और बाकायदा गांव के कई घरों में तलाशी हुई। पुलिस को उम्मीद थी कि अपने जवान बेटे असद के जनाजे के दौरान वो सामने आएगी और सरेंडर कर देगी, लेकिन वो नहीं आई। इसके बाद भी जब उसके पति अतीक अहमद और देवर अशरफ अहमद को सुपुर्द खाक किया गया, उस दौरान भी वो बाहर नहीं आई। ऐसे में पुलिस बड़ी शिद्दत से शाइस्ता तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन शाइस्ता की चालबाजी के आगे पुलिस की दाल नहीं गल रही। पुलिस ने शाइस्ता की तलाशी में बड़ा अभियान छेड़ रखा है और शाइस्ता तक पहुंचने के लिए अब उसके मददगारों की पहचान और धरपकड़ शुरू की जा रही है। पुलिस ने अब तक 20 से ज्यादा ऐसे लोगों को चिन्हित किया है जिन पर शक है कि उन्होंने शाइस्ता के छिपने में मदद की है। इनमें एक बड़ा बिल्डर और एक महिला डॉक्टर भी शामिल है। बनारस में रहने वाले अतीक के संबंधियों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि शाइस्ता इन संबंधियों की यहां अक्सर जाया करती थी। पुलिस को यह सवाल परेशान कर रहा है कि जब शाइस्ता के पति अतीक, बेटा असद और देवर अशरफ की मौत हो चुकी है, तो फिर शाइस्ता पुलिस से क्यों भागती फिर रही है। असद के इनकाउंटर और अतीक अहमद और अशरफ की गोली मार के हत्या हो जाने के बाद अब अतीक अहमद के परिवार में केवल 2 नाबालिग बच्चों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब पर आपराधिक मामले कायम है। दावा किया जा रहा है कि शाइस्ता परवीन, जो इस वक्त फरार है, लगातार पुलिस की गिरफ्त में बचकर बाहर निकल रही है। वो आने वाले समय में अतीक के इस साम्राज्य को आगे ले जाने की तैयारी कर रही है। केवल शाइस्ता ही नहीं, शाइस्ता के मायके वाले भी पुलिस के डर से फरार हो चुके हैं, वो भी अपने घर को खुला छोड़कर। तरफ शाइस्ता परवीन पर अब उत्तर प्रदेश पुलिस और अन्य एजेंसीज का जो शिकंजा है वो कसता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ उनके जो मिलने वाले हैं, परिवार वाले हैं, उनको भी अब खौफ सता रहा है प्रशासन का। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चकिया इलाके में, उस घर में जो शाइस्ता परवीन का घर है, उसका मायका पक्ष है। यहाँ से कुछ कदम दूर पे अतीक अहमद का घर है और यहाँ पर जो आप स्थिति देख रहे हैं, मंजर देख रहे हैं, वो अपने आप में कई सवाल खड़ा कर रहा है। मैं आपको दिखा दूं, ये गेट है, घर है शाइस्ता परवीन का, उसका मायका पक्ष, और यहाँ से जितने लोग रहने वाले थे, बड़ा परिवार रहता था, एक भी शख्स नहीं है, सब के सब फरार हैं या कहीं छोड़कर चले गए हैं इतनी जल्दबाजी में कि ना घर पे ताला लगा के गए हैं। सूत्रों के मुताबिक अतीक ने पुलिस को कुछ ऐसे लोगों के नाम बताए थे जो उसे फंडिंग किया करते थे।
अतीक के कहने पर ये लोग शाइस्ता परवीन तक पैसे पहुंचा दिया करते थे। कहा जा रहा है कि अतीक के इन मददगारों की सबसे बड़ी राजदार शाइस्ता परवीन ही है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि अतीक के जेल में रहते हुए पैसों का लेन देन और रिकॉर्ड शाइस्ता ही रखती थी। उमेश पाल हत्याकांड के बाद गायब होने से पहले शाइस्ता ने एक चिट्ठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखी थी, जिसमें उसने अपने पति और बेटे को बेगुनाह बताते हुए दावा किया था कि सियासी रंजिश की वजह से उन्हें फंसाया जा रहा है। इस चिट्ठी में शाइस्ता ने भी जिक्र किया था कि उनके पति और देवर को जेल से बुलवाकर उनकी हत्या करवाने की साजिश की जा रही है। शाइस्ता के पास न केवल अतीक के गुनाहों के पूरे साम्राज्य की जानकारी है, बल्कि वो उमेश पाल की हत्या के पीछे के मकसद का भी खुलासा कर सकती है। ऐसे में शाइस्ता के पकड़ में आने के बाद अतीक और उसके गैंग से जुड़े कई बड़े राज बेपर्दा हो सकते हैं। प्रयागराज से सिमर चावला और लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, गुड न्यूज टुडे। आइए आपको सुनवाते हैं कि उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता की भूमिका क्या थी। बता रहे हैं एसटीएफ के डीआईजी अनंत तिवारी, जिनसे बात की हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव ने। इनका पूरा रोल है ये षड्यंत्र, घटना की शुरुआत से लेकर के षड्यंत्र करने से लेकर के और घटना को अंजाम देने, इनको संरक्षण देने, इनको पैसा वितरित करने और अतीक और अशरफ के निर्देशों का इनके ये सूत्रों के माध्यम से पालन कराने में पूरा इसका योगदान रहा है। अतीक के गुनाहों की लिस्ट बेहद लंबी है और उससे भी लंबी लिस्ट है उसके द्वारा सताए गए लोगों की। अतीक प्रयागराज से करीब 1300 किलोमीटर दूर था, लेकिन इसके बावजूद उसकी आपराधिक सत्ता प्रयागराज में कायम थी। हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है, अतीक जेल से कैसे चला रहा था अपने गुनाहों का साम्राज्य। अतीक के जेल में बंद होने के बाद भी उसका माफिया राज बदस्तूर जारी था। खास बात यह है कि उसके सताए गए लोगों में खुद उसके करीबी रिश्तेदार भी शामिल थे। इसके अलावा उसने चुनाव के दौरान वसूली के लिए एक पूरा सिस्टम खड़ा कर रखा था। अतीक का अंत हो गया है, लेकिन उसने किस तरह से पूरे प्रयागराज में आतंक का राज कायम कर रखा था, इसका अब धीरे धीरे खुलासा होने लगा है। अतीक पर हत्या, अपहरण और वसूली के 100 से ज्यादा केस प्रयागराज के अलग अलग थानों में दर्ज थे, लेकिन इसकी दहशत इतनी ज्यादा थी कि उसके खिलाफ केस आगे बढ़ ही नहीं पाता था। अतीक के सताए लोगों में स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि उसके बेहद करीबी रिश्तेदार भी शामिल थे। ये हैं जीशान, जो अतीक के संबंधी हैं, लेकिन अतीक ने उनको भी नहीं बख्शा था और उनकी जमीन को कौड़ियों के मोल से खरीदने के लिए उस पर हमला करवा दिया था। बैठा हुआ था, तभी ये लोग 3 गाड़ियों से अली, अतीक और साथ कालिया वगैरह आते हैं और हमें घेर लेते हैं। घेर के कहते हैं कि लो बात करो। तो मैंने कहा किससे? तो कहा अतीक अहमद से बात करो। फिर मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि जो है ये जमीन मेरी बीबी शाइस्ता परवीन नाम लिख दो और या तो 5 करोड़ पर रंगदारी दे दो। जब मैंने काफी देर तक जवाब नहीं दिया तो लोग मारने पीटने लगे, जो कि मेरे। अतीक ने सैकड़ों लोगों की जमीनों पर जबरन कब्जा कर लिया था। जिसने भी उसके खिलाफ आवाज उठाई, उसका मुंह गोलियों से बंद करवा दिया गया। पूरे प्रयागराज में उसका वसूली का नेटवर्क चल रहा था और खास बात यह है कि उसके जेल में बंद होने के बाद भी उसके वसूली गैंग पर कोई लगाम नहीं लग सकी थी। अतीक प्रयागराज से हजारों किलोमीटर दूर गुजरात की साबरमती जेल में बंद था, लेकिन इसके बावजूद वो जेल से बैठे बैठे लोगों से रंगदारी वसूली कर रहा था। गुड न्यूज टुडे को मिले एक एक्सक्लूसिव चैट में अतीक ने साबरमती जेल से मोहम्मद मुस्लिम नाम के बिल्डर को धमकी देकर 5 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। अतीक ने मोहम्मद मुस्लिम को धमकी भरा मैसेज भेजकर लिखा था, मेरा कोई लड़का न तो डॉक्टर बनेगा और न वकील बनेगा, अब सिर्फ इंसाफ होना है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हिसाब शुरू कर दूंगा। अतीक ने मैसेज में लिखा था कि मैं आपको आखिरी बार कह रहा हूं, आप मेरे बेटे से ईडी कर रहे हो। ईडी ने अभी आपका पैसा सीज तो नहीं किया। बेहतर यह है कि हमारे बेटे उमर को जो हिसाब है और असद ने जो पैसा दिया है वो हमें इलेक्शन में जरूरत है। हमारी आपसे कोई दुश्मनी तो नहीं है। आपके घर ने अपनी किस्मत और अक्ल से कमाया, लेकिन हमारे जो पैसे हैं उसको तुरंत दे दे।
तो वो इस वक्त हमारे बहुत काम आएगा और शायद इसके बाद आपकी तरफ से ध्यान हट जाए। कम लफ्जों में ज्यादा समझ लो, मैं अभी मरने वाला नहीं हूं। इंशाअल्लाह एक्सरसाइज करता हूं, दौड़ता हूं, बेहतर है हमसे आप मिल लो। अतीक मैसेज के अंत में साबरमती जेल लिखना नहीं भूलता है। जब वो गुजरात के साबरमती जेल में बंद था, वहां से भी वो लोगों को थ्रेटन भरे मैसेज भेजता था, मनी एक्सटॉर्ट करता था। उमेश पाल मर्डर की कॉन्स्पिरेसी के लिए पैसे की जरूरत थी, उसके लिए भी उसने जेल में बैठकर एक मोहम्मद मुस्लिम नाम का बिल्डर था, उसको धमकी भरा मैसेज भेजा था, जिसमें उसने कहा था कि मेरे बेटे न वकील बनेंगे न डॉक्टर बनेंगे, वो सबका हिसाब कर देंगे। दूसरा मैसेज किया था कि ईडी ने तुम्हारा पैसा सीज नहीं किया, तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। तीसरा मैसेज किया था कि मैं मरने वाला नहीं हूं, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं, मैं रनिंग कर रहा हूं, जेल में मुझसे आकर मिलो। इतना ही नहीं, अतीक ने वसूली के लिए एक पूरा सिंडिकेट तैयार कर रखा था। अतीक सफेद और गुलाबी पर्ची से 3 से 5 लाख रुपए की वसूली करता था। खास बात ये थी कि लोगों से ये रकम नकद न लेकर बैंक अकाउंट में डलवाए जा रहे थे और वो अकाउंट अतीक अहमद का था। इसे इलेक्शन टैक्स का नाम दिया गया था। इलेक्शन का वक्त आता था तो ये पिंक कलर की जो पर्ची है वो प्रयागराज और यूपी के जो बड़े बिजनेसमैन होते थे उन तक भेजी जाती थी और रेट फिक्स होता था इलेक्शन टैक्स का, जिसमें 3 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक का रेट होता था। और अतीक का जो बैंक अकाउंट था महाराष्ट्र बैंक ऑफ इंडिया, उसमें ये जो इलेक्शन टैक्स है वो भेजा जाता था। अतीक का बेटा असद, जिसका यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर किया है, वो भी अपने पिता अतीक की तरह ही फोन करके रंगदारी वसूलने में जुटा हुआ था। असद के गुनाहों की लिस्ट बेहद लंबी है और उसके सताए हुए लोग भी सैकड़ों की संख्या में हैं। अरविंद ओझा, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे। अतीक हत्याकांड के बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफिया और अपराधियों को चेताया है। योगी ने कहा है कि उनके राज्य में केवल कानून का राज चलेगा। हमारा तीसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, माफिया और अपराधियों को मुख्यमंत्री योगी ने क्यों दी चेतावनी? आइए आपको सुनाते हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से अपराधियों को चेतावनी दी है। 2 से तीसरे दिन एक दंगा होता था। 2012 से 17 के बीच में 700 से अधिक दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे। 2007 से 2012 के बीच में 364 से अधिक दंगे यूपी में हुए थे। लेकिन 2017 से लेकर 2023 में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ। एक भी बार कर्फ्यू यूपी में नहीं लगा, उसकी नौबत ही नहीं आने पाएगी। और ये निवेश के लिए और उद्यम स्थापित करने के लिए सबसे अनुकूल अवसर होता है। वह स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता है, कोई नहीं डरा धमका सकता है। अतीक और अशरफ की पुलिस की मौजूदगी में हत्या के बाद यूपी पुलिस पर सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाई है। 3 सदस्यों वाली एसआईटी ने इस मामले की जांच शुरू भी कर दी है। नजर हमारे चौथे सवाल पर और हमारा सवाल है, अतीक अशरफ हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए क्या कर रही है एसआईटी? इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता अरविंद ओझा। अतीक और अशरफ हत्याकांड के मामले में जो एसआईटी की टीम है उसने अपनी जांच वो शुरू कर दी है। जो सबसे पहले एसआईटी की टीम क्राइम सीन पर जाएगी। चूंकि वारदात रात के वक्त हुई थी तो ऐसा माना जा रहा है कि रात के वक्त क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। उसके अलावा एसआईटी की टीम उन पुलिस कर्मियों से भी पूछताछ करेगी। आंकड़ा ले लिया गया है जो अतीक और अशरफ को लेकर अस्पताल गए थे, उन पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज करेगी। साथ ही साथ एसआईटी की टीम यह भी जानने की कोशिश करेगी कि जितने पुलिसकर्मी अतीक और अशरफ के साथ मौका वारदात पर मौजूद थे उनमें से कितने के पास हथियार था, कितने लोगों ने जो तीनों शूटर हैं उनको पकड़ने की कोशिश की। गुड्डू मुस्लिम अतीक का खास आदमी था, लेकिन कुछ ऐसे सुराग मिले हैं जो अतीक के साथ साथ असद और गुलाम के एनकाउंटर के दौरान भी गुड्डू की भूमिका को संदिग्ध बना रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अतीक की मौत के बाद उसने कथित रूप से मोबाइल ऑन किया
और अतीक की मौत की जानकारी ली। लिहाजा गुड्डू के डबल क्रॉस करने की आशंका भी जताई जा रही है। हमारा पांचवां सवाल आपके सामने है और सवाल है, क्या अतीक का गुर्गा गुड्डू बमबाज भी हत्या की प्लानिंग में शामिल था? गुड्डू अतीक के कई ऐसे राज जानता था जिससे अतीक की मुश्किलें बढ़ सकती थी। लिहाजा यूपी पुलिस और एसटीएफ बड़ी शिद्दत से गुड्डू की तलाश में जुटी हैं। है और अगर ये फ्री रहता है तो फिर ये भी घटना करने में सक्षम है और इसलिए इसको पकड़ना आवश्यक है। अतीक अशरफ हत्याकांड को लेकर अतीक के राजदार और बमबाज गुड्डू मुस्लिम की भूमिका संदिग्ध इसलिए है क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही गुड्डू मुस्लिम बार बार अपना ठिकाना बदल रहा है और गुड्डू मुस्लिम का फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। 15 अप्रैल को अतीक की हत्या के बाद गुड्डू मुस्लिम ने अपना फोन ऑन किया। गुड्डू मुस्लिम ने किसी को फोन कर हत्या की जानकारी ली। ये कॉल उसने व्हाट्सएप से की। इस बात की तस्दीक की गई कि अतीक की मौत हो गई है और जब उसे पक्की खबर मिल गई कि अतीक और अशरफ की मौत हो गई तो फिर से गुड्डू मुस्लिम ने अपना फोन बंद कर लिया। इतना ही नहीं, गुड्डू मुस्लिम की भूमिका संदिग्ध तब और हो जाती है जब झांसी में अतीक के बेटे असद और मोहम्मद गुलाम का एनकाउंटर होता है। यहाँ पुलिस असद और गुलाम नहीं बल्कि गुड्डू मुस्लिम की तलाश में पहुंची थी। दरअसल यूपी एसटीएफ को सूचना मिली थी कि बमबाज गुड्डू मुस्लिम झांसी में छिपा है। इसके बाद एसटीएफ की टीम मुखबिर की बताई हुई जगह पर पहुंची। जब तक एसटीएफ की टीम पहुंचती तब तक काफी देर हो चुकी थी और गुड्डू मुस्लिम वहां से फरार होने में कामयाब रहा। लेकिन पुलिस और एसटीएफ के हत्थे अतीक का बेटा असद और शूटर मोहम्मद गुलाम चढ़ गए। बमबाज गुड्डू मुस्लिम के दो बार झांसी जाने के बावजूद वो पुलिस से बच निकला, लेकिन झांसी में ही अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम का एनकाउंटर हो गया। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि कहीं गुड्डू मुस्लिम ने तो नहीं अतीक और अशरफ को डबल क्रॉस किया, क्योंकि गुड्डू बमबाज की क्राइम कुंडली कानूनी फाइलों में पहले से ही मौजूद है। एसोसिएट क्राइम में गुड्डू मुस्लिम अवश्य है। वह स्वयं में भी क्राइम करने में सक्षम है, अकेले भी क्राइम करने में सक्षम है। बमबाज है, वो उसके पास ये स्किल है कि अपने बैग में बम बनाने का सामान रखे, बम को चलते फिरते हुए या मोटरसाइकिल पे चलते हुए, गाड़ी में चलते हुए बनाए और तत्काल फेंक दे। अतीक अशरफ की हत्या और असद के एनकाउंटर से पहले गुड्डू मुस्लिम का आखिरी वीडियो मेरठ से आया था। यहां उसने अतीक के बहनोई डॉक्टर अखलाक के घर में पनाह ली थी। अशरफ अपनी मौत से पहले गुड्डू मुस्लिम के बारे में क्या बताना चाहता था, ये अब राज रह गया है। लेकिन इतना तय है कि गुड्डू के पकड़े जाने से अतीक के बहुत से रहस्यों पर से पर्दा हट सकता है। लखनऊ से जितेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अशरफ ने पहली बार 28 मार्च को बरेली से प्रयागराज लाए जाने के बाद अपनी हत्या की आशंका जताई थी। अशरफ ने दावा किया था कि उसकी हत्या की साजिश रची जा रही है। उसने यह भी कहा था कि एक खत में साजिशकर्ता का नाम लिख दिया है और जैसे ही उसकी हत्या होगी यह खत मुख्यमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास पहुंचा दिया जाएगा। हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल अब आपके सामने है। सवाल है, क्या मौत से पहले अशरफ की आखिरी चिट्ठी से मिल सकता है हत्या का सुराग? इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक। क्या अशरफ की चिट्ठी से इस हत्याकांड का सुराग मिल सकता है? जी हां, वही चिट्ठी जिसके बारे में अशरफ ने तकरीबन 2 हफ्ते पहले प्रयागराज से बरेली लौटते वक्त जीएनटी की टीम को कहा था। उसने बताया था कि 2 हफ्ते में उसकी हत्या हो सकती है। अगर हत्या हुई तो उसकी लिफाफा बंद चिट्ठी मुख्यमंत्री से लेकर मुख्य न्यायाधीश तक पहुंच जाएगी। कल एक लिफाफा वायरल हुआ। हालांकि उस लिफाफे पर अतीक अहमद का नाम था, लेकिन विजय मिश्रा वकील ने इस बात को कहने से मना कर दिया कि ऐसी कोई चिट्ठी उनके पास है। हालांकि इशारों में उन्होंने जरूर कहा था कि इस चिट्ठी का जिक्र अशरफ उनके साथ भी कर चुका है। पुलिस कस्टडी में अतीक अशरफ की हत्या के बाद यह मामला देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया है। इस मामले में कल जनहित याचिका दाखिल हुई थी, जिसमें अदालत से इस मामले का संज्ञान लेकर जल्द सुनवाई की अपील की गई है। हमारा 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और सवाल है, अतीक अशरफ की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट में कब होगी सुनवाई? इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजय शर्मा। पूर्व सांसद और पूर्व विधायक अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की हत्या की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर 24 अप्रैल को सुनवाई होगी। आज इस मामले की
जल्द सुनवाई के लिए याचिकाकर्ता ने कोर्ट से दरख्वास्त की और चीफ जस्टिस की कोर्ट ने यह साफ कहा कि 24 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई होगी। फिलहाल एक याचिका औपचारिक रूप से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल है इस मामले की जांच को लेकर, और दूसरी याचिका उत्तर प्रदेश के पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ ठाकुर ने दाखिल की है, जिसमें उन्होंने चिट्ठी लिखी है चीफ जस्टिस के नाम, जिसे पत्र याचिका कहते हैं। कार्यक्रम में आज इतना ही।